हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आज आप लोगों को कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आपका बोर्ड लेवल पे कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो इस चैप्टर से रिलेटेड। बीच बीच में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्यों कहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं फंक्शंस अपने सर्वाइवल के लिए, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक एक करके हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? आपको पता है बेटे कि न्यूट्रिशन जो है ये प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर found in food what we eat, and it is categorized into two category: macronutrients and micronutrients. Macro, which are required by our body in a larger quantity; micro, which is required by our body in a स्मॉलर क्वांटिटी, बट वी कैन नॉट इग्नोर द रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में हम किसे रखेंगे बेटे? हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और यहां पे हम रखेंगे विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है, अगर हम इसका डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन, अगर कंप्लीट डाइजेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन के बाद इट विल गिव यू ग्लूकोज। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इट शुड गिव यू अमाइनो एसिड्स, और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन के बाद आपको ये देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरॉल। ये एक आप नोट जो है दिमाग में रख लीजिए, ये भी मैं आपको इसके बारे में फिर से डिस्कस करूंगी। तो अब वापस से आते हैं, न्यूट्रिशन जो है इसके मोड्स कौन कौन से हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आई होप यू आर गेटिंग इट। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के दो इंपॉर्टेंट मोड है, पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो दो तरह का है फर्दर: फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसे हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, और केमो ऑटोट्रॉफ्स। केमो ऑटोट्रॉफ्स, तो केमो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और ऑफ कोर्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आपके ग्रीन प्लांट्स,
and cyanobacteria. Cyanobacteria. तो ये हुए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और हेट्रोट्रॉफिक में जो आपके एनसीईआरटी में है, आपको ये पता होना चाहिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आता है, सैप्रोफिटिक भी आता है, और होलोजोइक। होलोजोइक। हम पैरासिटिक में किसका एग्जाम्पल लेंगे बेटे? जैसे अगर प्लांट पैरासाइट्स की बात करेंगे, कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं, अमरबेल। और एनिमल की बात करेंगे तो टीनिया, टीनिया सोलियम, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म। ये पैरासिटिक एग्जाम्पल है। सैप्रोफिटिक में बैक्टीरिया और फंजाई रख सकते हैं हम। होलोजोइक न्यूट्रिशन को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बेटे, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion। तो इंजेशन, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल को अमीबा जो है वो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, क्या? सूडोपोडिया, इट विल इंजेस्ट द फूड। क्या करेगा? इसको इंजेशन कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन देम, लाइसोसोम जो है वो एंजाइम रिलीज करेगा। यहाँ पे लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल, ये जो है वो टेम्पररी फूड वैक्यूल जो है, ये फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम, जहां पे डाइजेशन होगा। और उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होगा फूड सब्सटेंसेस का विद इन द सेल, एंड देन the required food substances will be used as building block of the body, that is called assimilation। और finally the waste product will be eliminated out। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर चला जाएगा अमीबा के। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब जबकि अमीबा जो है ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें सारी चीजें जो है एक ही सेल को करना पड़ेगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा कुछ एक ही सेल को करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम बेसिकली बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है बेटे? आपको इसमें बेसिक रिएक्शन पता होना चाहिए। सिक्स CO2 प्लस 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll, the synthesis of glucose, and it will release oxygen and water molecule। One very important question you can expect is this oxygen comes from water। ये बहुत important question है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, ये आता है किससे? ये आता है वाटर से, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो वाटर जो है वो ब्रेक होता है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। तो ये आप समझ गए। अब हम बात करेंगे डिटेल्स में
फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस में बेटे बेसिकली दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसको, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप है ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं फोटोसिंथेसिस पे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन का। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ, बिफोर दैट हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहां पे वाटर से ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ पे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट इज, क्या होता है एसिमिलेटरी पावर बेटे? दैट इज ATP and NADPH. So these two are the फैक्ट्री और एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटे? डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। ये होता है आपका ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, और आपका क्या जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे। तो ये जो CO2 की बात करी थी हमने, ये कैसे आया? ये थ्रू स्टोमेटा, है ना, थ्रू स्टोमेटा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये कैसे गया? ये थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम टू द लीव्स, क्योंकि मेन साइट क्या है? तो क्लोरोफिल तो पहले से प्रेजेंट है लीव्स में, और सनलाइट जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल, CO2, वाटर, सनलाइट। क्लोरोफिल इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, आप ये समझ गए। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हमें क्या मिला? ग्लूकोज। और जो है प्लांट स्टोर फूड, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट स्टोर देयर फूड in the form of starch, ठीक है बेटे। चलिए, अब मैं क्विकली बताती हूँ आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की। एनिमल्स, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी अबाउट द बकल कैविटी। आप ध्यान से समझिएगा। बकल कैविटी में जो है हमारे पास है टीथ। ये दो तरह के हैं हमारे, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ।
अगर मैं बात करूं मिल्क टीथ तो ये 20 होते हैं और ये 32 होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ टीथ अगर हम जानना चाहें, आप बचपन से पढ़ रहे हो इन सारी चीजों को, टाइप्स ऑफ टीथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसीजर्स की। इंसीजर्स जो है दिस इज फॉर कटिंग। अगर हम कैनाइन्स की बात करेंगे तो ये है टीयरिंग के लिए। हमारा है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये दोनों बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए है। ग्राइंडिंग। समझ रहे हो ना बेटे? तो उसके बाद हमने टीथ के बारे में बात की, अब हम टंग की बात करेंगे। टंग, यहाँ पे आपके होते हैं टेस्ट बर्ड्स एंड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच इज रिलेटेड टू टेस्ट, टेस्ट के लिए। और यहाँ पे होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल के लिए। आपको पता है कि अनियन का कोई टेस्ट नहीं होता, हमारे पास टेस्ट बर्ड नहीं होता, तब हमें कैसे पता चलता है कि हम अनियन खा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। जैसे चिली है, तो चिली जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि हम चिली खा रहे हैं? वो बर्निंग सेंसेशन होती है टंग पे, वो महसूस होता है हमें। तो अगर हम जोन वाइज पढ़ें तो जो हमारा टिप है ये स्वीट टेस्ट बर्ड रखता है, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये सॉल्टी, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो सार, और जो बैक रीजन है वहां पे बिटर। एक और बात है, यहाँ सेंटर पे हम इसे बोलते हैं उमामी सेंटर, द सेंटर फॉर डिलीशियस फूड। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके फेवरेट फूड का नाम आते ही आपको सलाइवेशन होने लगता है। तो बकल कैविटी में आपका हो गया। इसके ये जो है हम अगर नंबरिंग कर दें तो पहला हमने पढ़ लिया टीथ के बारे में और दूसरा हमने पढ़ लिया टंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, तो बेसिकली हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला है पैरोटिड, जिसमें इन्फेक्शन होने से हमें मम्स की बीमारी होती है। पैरोटिड ग्लैंड एक पेयर में है। दूसरा है सब मैक्सिलरी, या फिर हम इसे सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं ग्लैंड। और तीसरा है सबलिंगुअल, बिलो द टंग, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो बेसिकली इन सब का एक कॉमन सिक्रीशन है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। अगर हम समझने की कोशिश करें कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वाटर वो 99% है, और अदर सब्सटेंसेस जो है, अदर सब्सटेंसेस ये है 1%। तो जो 1% है इसमें बेसिकली क्या क्या है? इसमें है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम।
सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। इसमें है लाइसोजाइम एंजाइम विच किल्स द बैक्टीरिया, इसमें है म्यूकस और इसमें है आयंस जो पीएच को मेंटेन करता है। पीएच अगर हम बात करें तो 6.8 के आसपास है इसका पीएच। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके बोर्ड में एग्जाम्पल में आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है बेटे वो आपके बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। 30% डाइजेशन, नॉट कंप्लीट डाइजेशन, एंड इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज। ये जो है ये एक डाइसेक्राइड में तोड़ देता है इसको। और लाइसोजाइम जो है वो किल्स द माइक्रोब्स अगर कोई फूड के साथ आपके बकल कैविटी में चला गया है तो। ये लुब्रिकेट करता है फूड्स को, लुब्रिकेट द फूड एंड ये जो आयंस है ये मेंटेन्स द पीएच। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब हम बकल कैविटी के बाद एलिमेंट्री कैनाल में चलेंगे ईसोफेगस के पास। ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। ये 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी 25 टू 30 जो है वो विड्थ होती है। और ये जो है बेटे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको ओपनिंग ऑफ ये फूड पाइप है। फूड पाइप ये आपका है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। और यहाँ पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। तो बेसिकली जो फूड मैस्टिकेट हो गया बकल कैविटी में बोलस वो विंड पाइप में ना चला जाए इसलिए ये जो एपिग्लोटिस है ये इसे क्लोज कर देता है और खाना जो है वो फूड पाइप में चला जाता है। और ये मूवमेंट कैसी होती है फूड पाइप में, जो अगर आप देखोगे तो ये जो है इस तरह की मूवमेंट होती है फूड पाइप की जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस कहते हैं। अगर ये फूड है तो ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है इसकी, इसे क्या कह रहे हैं? पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अब फूड को ले चलते हैं हम स्टमक के पास। स्टमक में बेसिकली जो है अगर ये जे शेप ऑर्गन है हमारा, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ एक स्फिंक्टर है और यहाँ एक स्फिंक्टर है। ये जो है खाना जो ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है बेटे? एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब हम एंजाइम्स की बात कर लेंगे। स्टमक में जो है 3 चीजों का इंपॉर्टेंस है। पहला है HCl। यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 रोल है इसका, मेंटेन्स एसिडिक पीएच और किल्स माइक्रोब्स। अब मैं बता रही हूँ स्टमक का पीएच लगभग जो है 1.8 से लेके 2 तक होता है, हाईली एसिडिक। तो हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्टेड कैसे होता है? म्यूकस से। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। उसके बाद जो मैंने बोला कि ये मेंटेन्स एसिडिक पीएच, ये एक्चुअली कोई पर्पस से होता है। HCl helps in conversion of पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है इनटू पेप्सिन। अब आपके पास आ गया क्या? एक्टिव एंजाइम। तो अब क्या होगा? प्रोटीन्स पे
एक्ट करेगा पेप्सिन और इसे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। तो आप एक बात समझिए, जो आपका डाइजेशन हुआ, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट किया सलाइवा और एंजाइम, वो आपका बकल कैविटी में किसका डाइजेशन शुरू हुआ बेटे? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और जो हमारा ईसोफेगस है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, और HCl का जो हेल्प से जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हुआ। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टमक के बाद जो है सी शेप्ड पोर्शन जो है आपका, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसे हम डिओडेनम कहते हैं, और यहाँ पे आपका पैनक्रियाज, और यहाँ पे जो आपका लिवर और गॉल ब्लैडर। तो ये आपका हो गया पैनक्रियाज, और ये आपका हो गया लिवर, और ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर। तो ये हो गया आपका डिओडेनम। डिओडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली जो है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, liver will give bile juice, and pancreas will release pancreatic juice. बेसिकली बाइल जूस जो है इसमें दो कंपोनेंट हैं, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। ये पीएच मेंटेन करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग पीएच जो है वो 7.8 के आसपास है, जो कि अल्कलाइन पीएच। और इसमें दो इम्पोर्टेंट पिगमेंट है, आपको पता होना चाहिए, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो इसको ध्यान से सुनिए बेटे, ये जो बाइल सॉल्ट्स है, इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिससे फैट्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, जिसपे फिर एंजाइम्स का एक्शन होकर इसका इजी डाइजेशन हो सकता है। ये मिसल्स बन जाता है और फिर एंजाइम्स की मदद से ये इजी डाइजेशन होता है। तो ये होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस का तो रोल बता दिया मैंने। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या रहता है। पैनक्रिएटिक जूस में आपके पास है फर्स्ट ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज एंजाइम, तीसरा अमाइलेज एंजाइम, और चौथा न्यूक्लियस। तो बेसिकली ट्रिप्सिन acts upon proteins, lipase on fats, amylase on carbohydrates, and nuclease on nucleic acid, that is DNA and RNA. Okay, so and final digestion, it's very very important. Final digestion will occur with the action of intestinal juice in the
small intestine and absorption of food. Absorption of food takes place with the help of villi. उसके बाद देखिए, मैं वापस थोड़ा सा आपको रिलेट करवा देती हूँ। हमें पढ़ना है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो फूड जो है ह्यूमन में एब्जॉर्ब हो गया कहाँ बेटे? विलाई के हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो है फूड एब्जॉर्ब होने के बाद विच सो एवर biomolecules are required will be synthesized by the absorbed food, and this process is called assimilation. It's called assimilation. The undigested food will be egested out from the large intestine. Important. Water is absorbed here. वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन हो गया हमारा लाइफ प्रोसेसेस का। उसके बाद जो है सेकंड टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक और एनएरोबिक। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये है इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक फ्लोचार्ट से हम समझेंगे। हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, पहले इसका ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड में। उसके बाद इसके साथ 3 फेट हो सकता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो या तो एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस होगा, तो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल भी कह सकते हैं, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली 2 ATP, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये कहाँ होता है बेटे? ये होता है आपका बैक्टीरिया में और ईस्ट में, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज फर्मेंटेशन। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा, जैसे हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ये लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन हो जाती है पायरुविक एसिड की। और अगर प्रेजेंट रहा ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बेटे? ये आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा फूड का और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी दैट इज 38 ATP। ये हो गया आपका, कहाँ पे होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये वाला जो कन्वर्जन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ होता है बेटे? साइटोप्लाज्म। ये होता है साइटोप्लाज्म। तो इससे हम समझ गए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो है पाथवे ऑफ, जो हमारा पाथवे है एयर का, इट एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स। यहां से कहाँ गया बेटे? नेजल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल कैविटी से कहाँ गया? ये फैरिंग्स, जो कि कॉमन एरिया है। उसके बाद लैरिंग्स, ये अपर पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया। उसके बाद गया ट्रैकिया में। यहाँ तक हम कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद ये जो लंग्स में एंटर किया ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया से फिर ये पहली ब्रांचिंग हुई, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस, सॉरी, प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद टर्शियरी। ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकस, फिर हो गया आपका ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, और फिर एल्वियोलाई। क्वेश्चन यहां से भी आता है। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस इंस्पिरेशन, या इसे हम कहते हैं इनहेलेशन, और एक्सपिरेशन या एक्सलेशन। तो क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में जब हम इंस्पायर कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं? लेट्स लर्न दिस। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, दैट्स इम्पोर्टेंट। जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं एयर, जब हम ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? द स्टर्नम, जो कि हमारा चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन, एंड रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना, थोड़ा सा। द मसल ऑफ द डायफ्राम, the muscle of the diaphragm contracts and becomes flat। ऐसे डोम शेप रहता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। उसके बाद एरिया ऑफ thoracic cavity increases, thoracic cavity increases, lungs expands, air from outside rushes in due to lower pressure or better pressure gradient, due to pressure gradient. That is how we inhale the air. What happened in the case of expiration? The sternum and the rib cage moves डाउनवर्ड एंड, जस्ट अपोजिट करना है बेटे आपको, और कुछ भी नहीं। डाउनवर्ड, देखो अगर ये कीवर्ड लोगे, अपवर्ड का अपोजिट डाउनवर्ड, आउटवर्ड का इनवर्ड, एंड इनवर्ड। द muscle of diaphragm will relax and become, diaphragm becomes
dome shaped. Okay, then area of thoracic cavity decreases, lungs contracts. So air due to high pressure will move outside. ये है आपका बेटे डिफरेंस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एल्वियोलाई है और यहाँ पे आपके ये आपका एल्वियोलाई है और यहाँ पे आपका है ब्लड वेसल। तो बेसिकली ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियल का बना होता है एल्वियोलाई, जो कि इजीली डिफ्यूज कर सकता है यहाँ से। आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो रिच है कहाँ, एल्वियोलाई में, है ना बेटे। और यहाँ पे ये कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सपोज करो एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से ब्रेकडाउन हुआ है किसका, अभी यहाँ पे जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है CO2 और H2O में, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और ये जो ब्लड वेसल यहाँ से आ रही है लंग्स तक, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा है CO2 ज्यादा है, और यहाँ पे एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है ना। तो यहाँ पे because PO2 is more it will diffuse into the blood stream, है ना। और यहाँ से ये ज्यादा है तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये कम है तो यहाँ से CO2 चला जाएगा, है ना, CO2। तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये एल्वियोलाई है और ये सेल है, तो एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये बेटा कैसे आ रहा है, ये जो CO2 है ये कैसे आ रहा है, O2 यहाँ कैसे जा रहा है, ये वाया विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन जा रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिल रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट occurs as oxyhemoglobin, occurs as oxyhemoglobin, ये oxyhemoglobin, and 3% as dissolved in plasma, dissolved in plasma, ठीक है बेटे। तो ये है आपका रेस्पिरेशन। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, इसमें आपका फेट हो गया, एरोबिक होगा तो क्या होगा, एनारोबिक होगा तो क्या होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथवे जो है इसका, एयर का जो पाथवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताया, और मैंने ये, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक पेज जो हमने पढ़ा अभी, इसमें हमने रेस्पिरेशन की काफी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली है कि नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला है जाइलम और दूसरा है
फ्लोएम। तो जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ water and minerals from soil to the leaves, or phloem helps in transport of food synthesized by plant, synthesized by leaves to different parts of the plants। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं जानना है हमें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लेम का रोल जानना है। और ट्रांसपोर्टेशन में जो हायर प्लांट्स है उसमें जाइलम का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, तो इसमें हम इसका एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमें बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड जो है इसके 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, और 3 तरह के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स में बेसिकली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हार्ट में जो है 4 चेम्बर्ड होते हैं, हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो इसमें सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं, लेफ्ट और राइट ऑरिकल, और यहाँ के बीच में जो है सेप्टम होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम, और यहाँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ भी लेफ्ट और राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना, लेफ्ट और राइट। अब अगर हम हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक बॉक्स की मदद से समझाती हूँ। जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा जो लार्जेस्ट वेन है, और ये है आपका इंफीरियर वेना कावा। ये जो पूरे बॉडी से ब्लड को लाया कहाँ, राइट एट्रियम में, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे वॉल्व है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो इंश्योर करता है ब्लड को पुश करता है इधर, और ये है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन लेकर आया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एक्सेप्शन ही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या लेकर आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा बेटे, ये जाएगा लंग्स के पास, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। और यहाँ से अयोर्टा की मदद से कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे बॉडी में। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन,
क्योंकि हार्ट में राइट साइड में कहाँ से आ रहा है, पूरी बॉडी से, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, यहाँ अपर बॉडी और यहाँ लोअर बॉडी, लोअर बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी से, तो पूरी बॉडी से राइट साइड में, और यहाँ से लंग्स गया और फिर लंग्स से हार्ट में आया, इसे हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। एक और बात, आर्टरीज कैरीज oxygenated blood except pulmonary artery, except pulmonary artery, है ना। और यहाँ पे deoxygenated blood except pulmonary vein, ठीक है ना बेटे। तो ये हो गया हमारा हार्ट में जो है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर, इसीलिए डब्ल्यूबीसी डिफेंस देता है हमें, और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, दो तरह के वेस्ट हैं, कार्बन बेस्ड एंड नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट। तो यहाँ हो गया CO2 और यहाँ हो गया यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो ह्यूमन के केस में जो है वो यूरिया जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है, synthesized in liver and excreted by kidney। ये ह्यूमन में हो गया, ह्यूमन, या फिर एम्फीबियंस में, एडल्ट एम्फीबियंस में, ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, और ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसको बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एक्सक्रीशन में बेसिकली अगर हम अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, जहाँ एक पेयर ऑफ किडनी या पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन्स, वो है नेफ्रॉन्स। हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन्स की, जहां ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ बेटे। यहाँ पे आपका हो गया एफरेंट और ये इफरेंट आर्टेरियोल, और ये इसको बंच ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, glomerulus, and this is afferent and this is efferent arteriole, तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो है ये ब्लड जो है वो फिल्टर होता है ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो इस तरह से अगर पूरा का पूरा ब्लड का कंपोनेंट चला जाएगा यूरिन में तो बॉडी को लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी का जो ये बार बार ये प्रोसेस चलती है और इसके पैरेलली जो है
ब्लड वेसल्स रन करेंगे जिसमें रीअब्जॉर्ब कर कर वापस से हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में जाएगा। और इस तरह से ये रिपीटेड स्ट्रक्चर है, पूरे दिन में जो है वो 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है बेटे, 180 लीटर, 180 लीटर, 180 लीटर। और यूरिन कितना बनता है पूरे दिन में? 1 से 1.5 लीटर। तो बेसिकली जो है, पहले मैं लेबलिंग कर देती हूँ। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे आपका हो गया डीसीटी, डिस्टल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये बाहर आएगा जो है रीनल वेन ज्वाइन होकर बनेगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या क्या है स्टेप्स बेटे? तो फर्स्ट स्टेप होगा अल्ट्रा फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है टिब्यूलर सिक्रेशन, टिब्यूलर सिक्रेशन। तो आपको समझा रही थी मैं कि यहाँ से ब्लड जो आएगा वो फिल्टर आउट होगा यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट, इसीलिए इससे अल्ट्रा फिल्टरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये इसके पैरेलली ब्लड वेसल है वो वापस से दे देगा। और फिर अगर कुछ ऐसा रह गया तो ये वापस से इसमें सिक्रीट कर देगा। तो ये यहाँ पे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जैसा चलता है, जिसमें जिस तरह से बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जो नहीं है वो वेस्ट। और ये पूरी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट की अगर बात करें हम, GFR ग्लोमेरुलर, तो ये कितना है बेटे? 180 लीटर पर डे। और यूरिन फॉर्मेशन कितनी होती है? यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 1 to 1.5 लीटर पर डे है ना, 1.5 लीटर पर डे। तो इस तरह से लगभग 99% जो है वो फिल्टरेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का जो है किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा बेटे? वो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस जिसको बोलते हैं उसको उस पे रहना पड़ेगा। अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या हो जाएगा बेटे? तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गम्स, रेजिन्स, ये सब क्या है? ये इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं which will get deposited into older xylem। तो इस तरह से हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी रेस्पिरेशन होगा, और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू द स्टोमेटा ही होता है। और ये न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, और ये एक क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स लाइफ प्रोसेसेस का हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रेफर कर सकते हो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम माई टेलीग्राम। आई विल शेयर द लिंक, टेलीग्राम का भेज दूंगी मैं आपको ये नोट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।